मोदी सरकार अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। यह जुमला आप अक्सर सुनते हैं। तो आज हमारे देश और समाज में जिन लोगों को जितनी भी गलतफहमियां या खुशफहमियां हैं, वे लोग ये पूरा वीडियो विश्लेषण जरूर देखें। तो समझ आएगा कि भारत सरकार किसके लिए काम कर रही है। अंबानियों और अडानियों के लिए काम कर रही है या अपने देश और देशवासियों के लिए कर रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, पहले बात आम आदमी या आम कारोबारी से ही शुरू करते हैं। मान लो आप एक छोटे कारोबारी हो और आपने कभी किसी बड़े कारोबारी या कंपनी को माल दिया हो, बिल भी बना दिया हो, लेकिन भुगतान महीनों तक अटक गया हो। सोचिए, आप किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। माल आपका है, उस पर पैसा आपका लगा है, मेहनत आपकी है और आपके कारीगरों की लगी है, लेकिन अपने बिल के भुगतान के लिए बार बार चक्कर भी आपको ही लगाने पड़े। अगर आप माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज चलाते हैं तो 7 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में यह बिल 3 अगस्त को पास हुआ और फिर लोकसभा ने 7 अगस्त को इसे पारित कर दिया। लेकिन दिलचस्प सवाल यह है, इस कानून में ऐसा क्या बदला है कि जिससे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को वास्तव में फायदा हो सकता है, और क्या ये सिर्फ कागज पर एक सरकारी घोषणा है। आज रुद्राष्ट्र में इसी अमेंडमेंट की सीधी और सरल पड़ताल करते हैं। सबसे पहले समझिए, एमएसएमई इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उद्यम पर पंजीकृत एमएसएमईज की संख्या 1 अप्रैल 2023 को लगभग 1.65 करोड़ से बढ़कर अब 9.16 करोड़ हो गई है। और ये एमएसएमई क्षेत्र देश के 40 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। मतलब साफ है, अगर एमएसएमई मजबूत होता है तो देश में रोजगार मजबूत होगा, स्थानीय कारोबार मजबूत होगा और भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ें और मजबूत होंगी। इसलिए 2006 में बनाए गए एमएसएमईडी एक्ट में 20 साल बाद बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। पहला बड़ा बदलाव, एमएसएमई की पहचान अब कानून में ज्यादा स्पष्ट हुई है। आज के दौर में सिर्फ मशीनरी में कितना निवेश है, इससे किसी व्यवसाय का आकार तय करना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए संशोधन में एमएसएमई की क्लासिफिकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों क्राइटेरिया को कानून में शामिल किया गया है। साथ ही उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को स्थायी कानूनी आधार दिया गया है। यह पोर्टल डिजिटल है, फ्री है और रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, यानी सरकार का फोकस सिर्फ कागजी रजिस्ट्रेशन पर नहीं, बल्कि एमएसएमईज को एक फॉर्मल और डिजिटल इकोसिस्टम में लाने पर है। और यही फॉर्मलाइजेशन आगे चलकर क्रेडिट, गवर्नमेंट स्कीम्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच को आसान बनाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन असली समस्या यहां से शुरू होती है, पेमेंट डिले यानी भुगतान में देरी। किसी छोटे कारोबारी से पूछिए कि उसके कारोबार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, तो ज्यादातर जवाब आएगा, ऑर्डर की कमी नहीं है, भुगतान समय पर नहीं मिलता। मान लो आपने किसी बड़ी कंपनी को 10 लाख रुपए का माल दे दिया, माल भी पहुंच गया, इनवॉइस भी बन गया, लेकिन पेमेंट अटक गया। बड़ी कंपनी के लिए शायद यह सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग इनवॉइस हो, लेकिन छोटे व्यापारी के लिए वही 10 लाख रुपए, कारीगरों की सैलरी भी है, जीएसटी भी है, बैंक का ईएमआई भी है, रॉ मटेरियल भी है और अगले ऑर्डर का
वर्किंग कैपिटल भी है। यानी पेमेंट डिले छोटे कारोबारी की पूरी कैश फ्लो चेन को प्रभावित कर सकता है और यही इस अमेंडमेंट बिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। अब डिलेड पेमेंट डिस्प्यूट को तेज करने की कोशिश है। नए संशोधन में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ओडीआर का प्रावधान किया गया है। मतलब विवादों को ऑनलाइन और कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से सुलझाने की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथियों, इतना ही नहीं, इसके साथ टाइमलाइंस भी निर्धारित की गई हैं। एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल या मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर को फर्स्ट अपीयरेंस की तारीख से 90 दिनों के भीतर मीडिएशन पूरी करनी होगी। अगर मीडिएशन सफल नहीं होती तो एमएसईएफसी को 30 दिनों के भीतर आर्बिट्रेशन के लिए मैटर रेफर करना होगा और प्लीडिंग्स पूरी होने के बाद अवार्ड देने के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन रखी गई है। यानी उद्देश्य साफ है, छोटे कारोबारी का पैसा वर्षों तक विवाद में फंसा ना रहे। अब आता है एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान। मान लीजिए किसी एमएससी के पक्ष में अवार्ड आ गया, लेकिन बायर उस अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर देता है और मामला 6 महीने से ज्यादा समय तक पेंडिंग रहता है। ऐसी स्थिति में अमेंडेड प्रोविजंस के तहत कोर्ट को माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज सप्लायर को कम से कम 50% अवार्डेड अमाउंट की पेमेंट का आदेश देने का प्रावधान दिया गया है। सोचिए, जिस छोटे कारोबारी ने पहले ही अपना माल, सेवा और पैसा लगा दिया है, उसे पूरे विवाद के अंतिम निपटारे तक हर पैसे के लिए इंतजार करने की मजबूरी कम करने की कोशिश की जा रही है। यह छोटे उद्योगों की लिक्विडिटी के लिहाज से बड़ा बदलाव है और रिकवरी मैकेनिज्म भी मजबूत किया गया है। अगर फैसिलिटेशन काउंसिल या मीडिएशन एडीआर मैकेनिज्म के जरिए मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट या आर्बिट्रल अवार्ड बनता है तो उसे एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करने का प्रावधान किया गया है और रिकवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या नोटिफाइड अथॉरिटी की भूमिका हो सकती है। उस जुरिडिक्शन में जहां बायर की एसेट्स स्थित हैं, यानी सिर्फ फैसला प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है, फैसले के बाद बकाया रकम की रिकवरी को भी ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश है। अब बात टीआरडीएस की, जो छोटे कारोबारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई एमएसएमईज को पेमेंट मिलने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इनवॉइस तो बन चुका है लेकिन पैसा आने में समय लगता है। अब यहां आता है टीआरडीएस यानी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई अपने एलिजिबल ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट कराकर पेमेंट साइकिल से पहले लिक्विडिटी प्राप्त कर सकता है। और अब अमेंडमेंट में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यानी सीपीएससी एमएसएमई से गुड्स और सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट के इनवॉइसेस के सेटलमेंट को प्लेटफॉर्म के जरिए रूट करने का प्रावधान दिया गया है। राज्य के लिए भी ऐसा मैकेनिज्म बनाने का एनेबलिंग प्रोविजन है जिससे स्टेट पीएससीज को टीआरडीएस का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और अब आंकड़ा देखिए, टीआरडीएस पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग का वॉल्यूम 2022-23 में लगभग 40,000 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 3.47 लाख करोड़ हो चुका है। इसका मतलब है कि डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग का इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और अब सीपीएससी प्रोक्योरमेंट में इसके उपयोग को अनिवार्य करने का कदम पेमेंट रिलेटेड प्रेशर कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। एक और बड़ा बदलाव, हर राज्य में ज्यादा फैसिलिटेशन काउंसिल्स की संभावना। पहले अगर किसी राज्य में एमएसएमई पेमेंट डिस्प्यूट्स का बोझ ज्यादा है तो लिमिटेड काउंसिल्स के कारण मामलों के निपटारे में समय लग सकता है। अब संशोधन के बाद राज्यों को मल्टीपल एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। राज्य सरकारें इनके कंपोजिशन और फंक्शनिंग से जुड़े रूल भी बना सकेंगी। इसका सीधा मतलब है ज्यादा काउंसिल्स, ज्यादा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी,
डिस्प्यूट्स के फास्टर डिस्पोजल की संभावना। बिना शक इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारें इसे कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू करती हैं। अब एक बदलाव ऐसा है जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हो रही है, और वो बदलाव है डिस्क्रिमिनलाइजेशन। व्यापार में हर रेगुलेटरी मिस्टेक को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। संशोधन में कई पिनल प्रोविजंस को डिस्क्रिमिनलाइज करते हुए ग्रेडेड सिविल पेनल्टीज की व्यवस्था की गई है। गलत इंफॉर्मेशन देने के मामले में पहली बार वार्निंग और दूसरी तथा सब्सिक्वेंट इंस्टेंसेस में पेनल्टी का प्रावधान है। इसी तरह बायर्स द्वारा एनुअल अकाउंट्स में अनपेड एमएसएमई ड्यूज और इंटरेस्ट के डिस्क्लोजर से जुड़े प्रावधानों में भी कन्विक्शन बेस्ड पनिशमेंट की जगह वार्निंग और ग्रेडेड पेनल्टीज का फ्रेमवर्क लगाया गया है। इसका संदेश साफ है, सरकार कंप्लायंस चाहती है, लेकिन हर कारोबारी गलती को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में बदलने की बजाय ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की दिशा में जाना चाहती है। और अब उस आरोप पर भी बात कर लेते हैं जो विपक्ष का मनपसंद राजनीतिक हथियार है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है। इस राजनीतिक आरोप पर हर व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, लेकिन किसी भी सरकार को सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि नीतियों और उनके परिणामों से जज किया जाना चाहिए। और इस अमेंडमेंट का सीधा टारगेट क्या है? माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के डिलेड पेमेंट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिकवरी, लिक्विडिटी, फॉर्मुलेशन और रेगुलेटरी बर्डन, यानी इसका लाभ उस कारोबारी तक पहुंचाने का लक्ष्य है जिसके पास शायद हजारों करोड़ का कारोबार नहीं है। वह छोटा मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, वर्कशॉप ऑनर हो सकता है, या कोई ऐसा उद्यमी जिसने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपना छोटा बिजनेस खड़ा किया हो, वह हो सकता है। इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा संदेश क्या है? भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पर्याप्त नहीं होंगी। भारत को लाखों नहीं करोड़ों छोटे और मध्यम उद्यमों को स्केल अप करना होगा, क्योंकि बड़ा उद्योग कुछ हजार लोगों को रोजगार दे सकता है, लेकिन मजबूत एमएसएमई इकोसिस्टम देश को अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों तक आर्थिक गतिविधि पहुंचा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस अमेंडमेंट को विकसित भारत 2047 की दिशा में एमएसएमई सेक्टर को ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का इंजन बनाने से जोड़ा है। अंतिम बात, छोटे व्यापारी के लिए सुधार क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप एमएसएमई हैं तो इस कानून को सिर्फ राजनीतिक खबर समझकर मत छोड़िए। अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर्स, पेमेंट टर्म्स, अकाउंट्स और डॉक्यूमेंटेशन को व्यवस्थित रखिए। अपने वायर्स के साथ पेमेंट टर्म्स स्पष्ट रखिए और अपने अधिकारों तथा अवेलेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को समझिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ बिजनेस करने का नहीं, फॉर्मल, डॉक्यूमेंटेड और डिजिटली कनेक्टेड बिजनेस करने का है। तो क्या ये अमेंडमेंट बिल भारतीय एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, कानून ने तो रास्ता खोल दिया है, अब असली सवाल इंप्लीमेंटेशन का है। लेकिन इतना जरूर है, जिस छोटे कारोबारी को अपना पैसा लेने के लिए महीनों या वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता था, उसके लिए पेमेंट रिकवरी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और लिक्विडिटी को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया है। और अगर इन प्रावधानों को जमीन पर ईमानदारी और तेजी से उतारा गया, लागू किया गया, तो इसका असर सिर्फ एमएसएमई की मालिक की बैलेंस शीट पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके कर्मचारियों की नौकरी, उसके परिवार की आय और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भारत के छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को इन नए नियमों की जानकारी होनी चाहिए,
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस व्यापारी तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही लक्ष्य आधारित और राष्ट्रहित से जुड़े विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।